जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स और स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो PCS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और स्पेशली डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए वो चाहते हैं कि डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद उनको जो सुरक्षा या सिक्योरिटी दी जाएगी, फैसिलिटीज दी जाएंगी, उसके बाद जो पावर दी जाती है, इन सभी चीज़ों को यूज करके वो अपना नाम तो कमाएंगे ही, साथ में समाज का भी कुछ भला कर पाएंगे। इसलिए वो डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं। लेकिन डिप्टी कलेक्टर के लिए जो सिक्योरिटी दी जाती है, वो सिक्योरिटी कितनी मजबूत होती है, किस टाइप से होती है, ये जानना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। तभी तो आपकी ख्वाहिशों में जो पंख लगेंगे वो और मजबूती के साथ ज्यादा तेजी से उड़ान भरेंगे। डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद जो सिक्योरिटी दी जाती है उसमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस आते रहते हैं। अब वो सिचुएशन किस टाइप के हो सकते हैं और किस टाइप से सिक्योरिटी चेंज होती है, इसके बारे में जानकारी देती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट सिचुएशन के बारे में। मान लीजिए कि आपके एरिया में सब कुछ शांत है, किसी भी टाइप के कोई भी ना झगड़ा है, लड़ाई झगड़ा किसी भी टाइप का नहीं है। तो आप उस दिन जब आप अपने घर से ऑफिस जाएंगे और ऑफिस से फील्ड पर जाएंगे निरीक्षण करने के लिए, तो उस टाइम आपकी सुरक्षा के लिए केवल एक गनर होगा। इसके बाद बात करते हैं सेकंड सिचुएशन की। सेकंड सिचुएशन में मान लीजिए कि आपके एरिया में ऐसे कई जगह है जहां पर अतिक्रमण है और आपको आदेश आया है उस अतिक्रमण को हटाने के लिए। जाहिर सी बात है, जब आप अतिक्रमण को हटाने जाएंगे तो वहां के लोग आपका विरोध करेंगे और उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको मारने की धमकी देंगे या मारने तक आ जाते हैं। ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो ऐसे टाइम पर आप अकेले बिल्कुल नहीं जाएंगे। आपकी सुरक्षा के लिए आपके साथ एक गनर तो होगा ही। उसके बाद आपके पास ये पावर होती है कि आप पुलिस को इन्फॉर्म करें और वहां के आपके एरिया के सभी पुलिस ऑफिसर आपके साथ जाएंगे, आपकी सुरक्षा के लिए भी और उन लोगों को रोकने के लिए भी। इसके बाद तीसरा सिचुएशन ऐसा होता है कि आपके एरिया में कोई आंदोलन हो रहा है और वो हिंसात्मक रूप लेने वाला है या हो सकता है। तो ऐसे टाइम पर आपको अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है और जनता की सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। इन दोनों ही चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको पावर दी गई है कि आप अपने एरिया के पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, उनको अपने साथ लेके जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे। और उसके साथ ही अगर आपको लगता है कि वहाँ की जो पुलिस फोर्स है वो कम पड़ सकती है तो आप अपने सीनियर ऑफिसर को इन्फॉर्म करेंगे और उसके बाद जब आपको ऑर्डर मिल जाता है कि आप और पुलिस ऑफिसर को अपने पास ला सकते हैं या वो लोग खुद भेजते हैं, तो वो लोग भी होते हैं आपकी सुरक्षा के लिए और साथ में जनता की सुरक्षा के लिए भी। इसके बाद चौथे सिचुएशन में कि अगर आप अपने घर पे रह रहे हैं, जो सरकार की ओर से बंगला दिया गया है, तो वहां पर किसी भी टाइप का अटैक ना हो जाए, इसलिए जनरली 4 से 5 वहां पर सुरक्षा कर्मी होते हैं। लेकिन अगर किसी भी टाइप के अटैक होने की संभावना अगर ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर आपकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मियों की जो संख्या है वो बढ़ा दी जाती है। तो इतनी सारी चीजें होती हैं जो आपको ध्यान में रखना होता है, आपको पावर्स दी जाती हैं और आपकी सुरक्षा को भी ध्यान में रखा जाता है और उस हिसाब से ही आपको पावर दी जाती है ताकि आप अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें, जनता की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। दोस्तों, अब बात करते हैं रियलिटी के बारे में। रियलिटी ये होती है कि अगर आप जो रूलिंग पार्टी है उसके फेवर में काम कर रहे हैं, जैसा वो कहते हैं केवल वैसा ही करते हैं, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, तो आपकी सुरक्षा का भी ध्यान में रखा जाएगा और उसके बाद आप जैसे फोर्स चाहेंगे वैसे फोर्स भेज दी जाएंगी। लेकिन अगर आप उनके फेवर में काम नहीं करते हैं, आप वो काम करते हैं जो एक डिप्टी कलेक्टर को दिया गया है और उसे 100% निभाते हैं, चाहे उसमें रूलिंग पार्टी की मर्जी हो या नहीं हो, तो ऐसे टाइम पर आपके लिए नुकसान हो सकता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई होगी। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।